यह एक ऐसा विश्व है जिसे जीन तकनीक ने बर्बाद कर दिया है। बड़े बड़े पेड़ अब मुंह से सांस लेने लगे हैं। पौधों में भी जानवरों जैसी कुछ विशेषताएं आ गई हैं। पृथ्वी की पारिस्थितिकी प्रणाली पूरी तरह से ढह चुकी है और बचे हुए गरीब लोग सिर्फ बंजर जमीनों में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। एक लड़की जिसका नाम शाओ वेई है कीचड़ में कुछ ढूंढ रही है। एक रोबोट की मदद से उसे एक विचित्र रूप से बदला हुआ आलू मिलता है। अचानक उसे अपनी हथेली पर एक रंग बिरंगी कीड़ा नजर आता है। उसने सुनिश्चित किया कि ये खतरनाक नहीं है और फिर उसे एक डिब्बे में बंद कर लिया। इसके बाद वह अपने लकवाग्रस्त पिता की देखभाल के लिए घर लौटने लगती है। लेकिन जैसे ही वह घर के दरवाजे पर पहुंचती है वह इधर उधर कूदने लगती है क्योंकि उसके पैरों के नीचे खून चूसने वाले नरभक्षी कीड़ों का झुंड होता है जो उसके घर की सुरक्षा करने वाले गार्ड भी है। शाओ वेई उन कीड़ों के हमले से बड़ी कुशलता से बचती है और घर के अंदर आकर अपने पिता के लिए रात का खाना तैयार करती है। कुछ प्रोटीन से भरपूर कीड़े, यही उनका सबसे शानदार भोजन होता है। इसके बाद वह उस थैली को अपने पिता की पेट की नली में लगाकर जोर से दबाकर खाना अंदर भेजती है। पिता की देखभाल करने के बाद शाओ वेई एक अंधेरे तहखाने में जाती है और तहखाने में एक सूखी लाश रखी है। शाओ वेई उससे बिल्कुल नहीं डरती बल्कि वह उत्साहित होकर उसे अपनी खोज दिखाती है क्योंकि वह सूखी लाश उसकी माँ है। फिर वह उस कीड़े को एक बोतल में डालती है और उसमें एक रहस्यमय तरल डालती है। कीड़े के चमकदार रंग तुरंत गायब हो जाते हैं। शाओ वेई को लगा कि प्रयोग सफल हो गया है। अचानक बाहर से एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। वह जल्दी से घर वापस लौटी लेकिन देखा कि सारे बॉडीगार्ड तबाह हो चुके थे। उसने फौरन समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। वह तेजी से घर के अंदर भागी। देखा कि घर की इकलौती जनरेटर भी टूट चुकी थी। नीली ऊर्जा तरल चारों ओर फैल गई थी। जनरेटर के बिना उसके पिता की जिंदगी बचाने वाली सांस लेने की मशीन भी काम करना बंद कर चुकी थी। शाओ वेई ने फैसला किया कि वह अपने चाचा से मदद मांगेगी। हालांकि वह उसका सगा चाचा था लेकिन वह कोई भला इंसान नहीं था। वह बच्चों के एक समूह को नियंत्रित करता था और उनके खून को निकालकर महल में रहने वाले लोगों से खाने और वीजों के बदले बदलता था। शाओ वेई ने खून के बदले ऊर्जा तरल देने का प्रस्ताव रखा लेकिन जब चाचा को जो चाहिए था वह मिल गया तो उसने शाओ वेई को धक्का देकर बाहर फेंक दिया। अब चाचा के गोदाम में घुस गई लेकिन जब वह बाहर निकल रही थी तभी एक गुलाबी रोशनी वाले कमरे ने उसका ध्यान खींचा। अंदर जाने पर उसे पता चला कि यह उसके चाचा द्वारा बीजों को रखने का स्थान था। उसने चुपके से कुछ बीज चुरा लिए लौट रही थी। एक क्षतिग्रस्त उड़न यान उसके सिर के ऊपर से गुजरा। घर पहुंचते ही शाओ वेई ने बहुत जल्दी जनरेटर को ठीक कर लिया। उसके पिता की सांस लेने की मशीन फिर से चलने लगी। अगली सुबह तक सब कुछ सामान्य लग रहा था। शाओ वेई उड़न यान के गिरने की दिशा में खोजने निकल पड़ी। उसे सच में एक औरत दिखी। वह औरत बेहोश थी और कुछ रूपांतरित पौधे उसका खून चूस रहे थे। शाओ वेई पास पहुंचते ही तुरंत मास्क पहन लिया। वह बहुत सतर्कता से उस औरत के पास गई और देखा कि वह औरत अब भी जिंदा थी। छोटी वेई ने उस औरत की गर्दन पर चिपके पौधे को हटाया। धीरे धीरे उसे सहारा देकर उठाया। फिर उस औरत को अपने घर ले आई। उसने अपनी बनाई हुई जैकेट झिल्ली को औरत की टांग पर लगाया ताकि उसका इलाज कर सके। जल्द ही वह औरत होश में आ गई। उसका नाम था छोटी वेई। अपने पिता के साथ किले की ओर जाते समय वह एक हादसे का शिकार हो गई थी। वह चाहती थी कि छोटी वेई उसकी मदद करे उसके पिता को ढूंढने में। बस अगर वे दोनों बाप बेटी पता था कि सामने खड़ी औरत कौन है लेकिन अपने पिता को ठीक करने के लिए उसने मदद करने के लिए हामी भर दी। वह अपने रोबोट के साथ जंगल में गई और जल्द ही उसे एक गिरा हुआ फ्लाइंग व्हीकल मिल गया। मगर जैसे ही वह उसके पास जाकर जांचने वाली थी उसका चाचा अपने आदमियों के साथ अचानक उसके पीछे आ खड़ा हुआ। इसके बाद उसने फ्लाइंग व्हीकल खोला। उसके अंदर सच में एक बुजुर्ग आदमी पूरी तरह से घायल पड़ा था। चाचा जानता था कि यह बुजुर्ग आदमी किले से आया है मगर खुद शोषण का शिकार होने के कारण उसके दिल में बहुत गुस्सा था। उसने सीधे अपने हाथों से उस बुजुर्ग की नाक और मुंह ढक लिए। उसे जबरदस्ती मौत की नींद सुलाने की कोशिश की। छोटी वेई ने उसे रोकने की कोशिश की मगर चाचा ने एक हाथ से उसे फ्लाइंग व्हीकल पर जोर से दबा दिया। प्रलय के इस संसार ने उसकी इंसानियत को पूरी तरह खत्म कर दिया था। इसके बाद चाचा ने फ्लाइंग व्हीकल से एक रुमाल निकाला। उसकी खुशबू के आधार पर उसे यकीन हो गया कि व्हीकल में कोई और भी था लेकिन वह नहीं जानता था कि वह दूसरी शख्सियत खुद छोटी वेई ही थी। जब छोटी वेई घर लौटी तो उसने छोटी वेई से झूठ बोला कि उसे फ्लाइंग व्हीकल। इस दौरान छोटी वेई के इलाज से छोटी वेई की टांग की चोट लगभग ठीक हो चुकी थी। यह अज्ञात या उन्नत जैव प्रौद्योगिकी ने कर शुरू नहीं कर रहे थे लेकिन जब वह छोटी वेई के जैविक प्रयोगशाला में पहुंची तो सामने का दृश्य उसे और भी ज्यादा हैरान कर गया। ऐसे घास जो इंसानों से बात कर सकती थी, ऐसे फूल जो चमकते थे, ये सब तो महल के जीवित जानने के लिए असंभव था और शाओ वेई का उद्देश्य था इस वीरान दुनिया को बदलना। अगले दिन शाओ वेई रोबोट को लेकर फिर से अपने चाचा के घर पहुंची। उसने पहले रोबोट को जांच के लिए अंदर भेजा लेकिन काफी देर तक रोबोट नहीं लौटा। वह घबराकर घर में भागी तो देखा कि उसके चाचा ने रोबोट को कंट्रोल कर लिया था और उससे कुछ निकाल भी लिया था। तो वेई ने झूठ बोला कि वह पिछली बार की चीज लेने आई है। फिर जैसे ही चाचा ने ठीक घर लौटने पर शाओ वेई ने पाया कि वह रोबोट को ठीक नहीं कर पा रही है। वह शाओ वेई को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। शाओ वेई के सांत्वना देने पर शाओ वेई ने जो कुछ देखा था वो सब उसे बता दिया। वे फिर से जंगल में पहुंचे। शाओ वेई अपने पिता की लाश को गले लगाकर जार जार रोई। तब शाओ वेई ने उसे किनारे तक खींचा तो उसने उस औरत का रहस्य अनजाने में खोज लिया। शाओ वेई ने उस औरत की काली आंतों को हटाया तो पाया कि उसकी पीठ पर एक स्कम था। जब उसने उंगली उस स्कम में डाली तो वहाँ की त्वचा से अनगिनत स्पर्शक टेंटिकल्स बाहर निकल आए। इसी पर शाओ वेई को समझ आया शाओ वेई असल में एक कृत्रिम बायोनिक इंसान थी। अब शाओ वेई को सच बताना पड़ा। महल में बायोनिक इंसान बनाना गैरकानूनी था और वह और उसके पिता महल से भागने के लिए ऐसा कर रहे थे। अब शाओ वेई को समझ आया कि उसे धोखा दिया गया था। छोटी मेई के शरीर पर मिट्टी पड़ी थी। वह अपने दिल की नाराजगी निकाल रही थी। जब वह घर वापस लौटी पिता को खो चुकी छोटी मेई के पास अब जिंदा रहने की कोई जान नहीं बची थी। उसने चाकू से अपने ही घाव पर बेरहमी से वार किया। है कि छोटी मेई समय पर पहुंच गई जिससे छोटी मेई की जान बच गई। इसके बाद छोटी मेई ने छोटी मेई का खून निकाला और जब उसे जीन प्लेटफॉर्म पर विश्लेषण किया गया तो पता चला कि छोटी मेई की कोशिकाएं तो बंद हो चुकी थी और छोटी मेई को इसका बिल्कुल भी पता नहीं था। तभी जब छोटी मेई सोच विचार में डूबी थी छोटी मेई ने अपने पिता की पसंदीदा धुन बजाई और तभी बंद बड़ी कोशिकाएं अचानक सक्रिय हो। छोटी मेई को कुछ समझ में आया। उसने बीज को अपने बनाए गए घोल में भिगोया और फिर उस घोल की कुछ बूंदें जीन प्लेटफॉर्म पर डाली।
दोनों जीन का आपस में परफेक्ट फ्यूजन हो गया। बीस की केवल एक खुराक देने की सीमा टूट गई, लेकिन तभी खिड़की के बाहर अचानक बिजली की एक लहर चमकी, जो इस बात का संकेत था कि महल के लोग अब यहाँ पहुँचने वाले हैं। ये दरवाजे की दरार से पीले रंग का एक फफूंदी जैसा जीव बहने लगा और वह बेहद तेजी से फैलने लगा। छोटी मेई ने झाड़ू से उसे रोकने की कोशिश की, पर वे दोनों केवल मेज पर चढ़कर जीवन के अंत की प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। मगर जैसे ही वह फफूंदी प्रयोगशाला की मेज पर पहुंची, वह फैलना बंद हो गई। फिर वह धीरे धीरे पिघलकर पीली गैस में बदल गई। ताकि चेतावनी पर उन्होंने मुंह और नाक ढक लिए, तब जाकर वे एक बड़ी मुसीबत से बच पाए। वे जान चुके थे कि यहाँ अब और रुकना सुरक्षित नहीं है। पिता ने छोटी मेई से कहा कि वह छोटी मेई को यहाँ से ले जाए। हालांकि मन में दुख था, ताकि बात मान ली। वे दोनों वहाँ से निकले। काले कपड़ों में लोग वहाँ पहुँच गए। काले कपड़ों वाले लोग कमरे के अंदर आ गए। जमीन पर पड़ा रोबोट अचानक उड़ने लगा। इसके बाद छोटी मेई ने विस्फोट देखा और अपने पिता को बचाने के लिए वापस भागना चाहा, लेकिन शुक्र है कि छोटी मेई ने उसे रोक लिया। छोटी मेई के समझाने पर दोनों फिर से जंगल की गहराई की ओर भागने लगे। इस समय काले कपड़ों वाले लोग उनके बहुत करीब पहुंच चुके थे। छोटी मेई ने छोटी मेई को चेतावनी दी कि आसपास की पौधों को न छुए, लेकिन काले कपड़ों वाले इतने भाग्यशाली नहीं थे। वह डरावना जीव असल में एक जुगनू था, लेकिन जल्दी ही दूसरा काले कपड़े वाला पीछा करता हुआ आ गया। छोटी मेई ने समय रहते झाड़ियों की ओर कुछ फेंक दिया और दूसरा काले कपड़े वाला वहीं खत्म हो गया। छोटी मेई जानती थी कि जब तक वे उसे पकड़ नहीं लेते, महल के लोग पीछा करना नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद उसने छोटी मेई को बेहोश कर दिया और खुद प्रयोगशाला में गई। बिना कोई विरोध किए पीछे आए काले कपड़ों वालों के साथ चली गई। जब छोटी मेई जागी तो उसे सब कुछ समझ आ चुका था। वह तीर्थयात्रियों के पीछे चल पड़ी और अंत में एक ऊंचे टॉवर के सामने पहुंची। छोटी मेई धीरे धीरे टॉवर पर चढ़ी और टॉवर की चोटी पर खड़े होकर दूर तक देखने लगी। एक ओर था उसका सपना, खुशियों की जमीन, और दूसरी ओर थी बंजर सुनसान धरती। इस पल छोटी मेई को अपने भाग्य का रास्ता साफ दिख चुका था। उसने वे बीज निकाले जिनकी जीन लॉकिंग अब खुल चुकी थी और उम्मीदों से भरे वे बीज धीरे धीरे दूर आकाश की ओर उड़ने लगे।